अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम सर्टिफाइड टीचर का पेपर डिस्कस करेंगे जो 11 मई 2025 को कंडक्ट हुआ था। ये पेपर टोटल 3 हिस्सों में डिस्कस किया जाएगा। तो पहली वीडियो में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है जिन्होंने ये पेपर दिया है, क्योंकि वो अपने आंसर्स की जस्टिफिकेशन देख सकेंगे, और उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है जिन्होंने आगे जाके टेस्ट देने हैं। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी रहनुमाई मिल सके। उसके साथ वो तमाम कैंडिडेट्स जो हेल्पिंग मटेरियल चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनको टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएं जो हम अपने सेशन में कंडक्ट करवा चुके हैं, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो पेपर की डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहला हिस्सा मैथमेटिक्स का है, तो ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एम्प्टी सेट। 4 बातें हैं, हमने वो ढूंढनी है जो ट्रू नहीं है, यानी कि 3 बातें ट्रू होंगी, वो हमारा आंसर नहीं है। तो पहला है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हकीकी बात यह है कि एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है, अपना भी दूसरों का भी। तो ये पहली दोनों बातें ठीक है। तीसरी है एम्प्टी सेट इज नॉट सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात गलत है, ये फॉल्स बात है, ये नॉट ट्रू है, और यही हमारा राइट आंसर है। आखिरी है इंटरसेक्शन विद एनी सेट इज एम्प्टी। अगर हम एम्प्टी सेट को किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, तो चूंकि इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन भी हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर है चार्ली, यानी कि सी वाला। सेकंड क्वेश्चन है ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली 196 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन 4 रोज। तो आपके पास 196 स्टूडेंट्स हैं, आप उनकी 4 कितारें बना देते हैं। हर कितार में जो स्टूडेंट्स की तादाद होगी वो 49 होगी, क्योंकि आपने 196 को टोटल स्टूडेंट्स को टोटल रो से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप 49 स्टूडेंट्स की 11 रोज बनाए, हर रो में 49 स्टूडेंट्स हो, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो 49 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आता है 539, यानी कि ये डी, ये आपका राइट आंसर है। What is the result of subtracting the greatest 4-digit number from the smallest 5-digit number? अब smallest 5-digit number है 10000। अब ये आपके पास smallest 5-digit number है, हम इसको एक्चुअली कोमा को यहां पर लगाएंगे। ये smallest 5-digit number है। आपने इसमें से माइनस करना है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, यानी कि 9999, ये आपने माइनस करना है। अब आप इसे माइनस कर लें, 10,000 में से 9,999 माइनस करेंगे, आपका आंसर 1 आएगा। 10 में से 9 करेंगे, 1 आएगा। फिर यहां से चूंकि आप कैरी कर चुके हो, तो ये 0 0 0 0, और ये वाली 0 वैल्यू नहीं रखती, ये एंड पे जो जस्ट 1 है, ये आपका राइट आंसर है। या वैसे भी कॉमन सेंस है कि 10,000 में से जब आप 9,999 निकाल देंगे, तो बाकी 1 आपका राइट आंसर होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 2304। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। अब कैलकुलेटर के बगैर निकालने का तरीका हम सीख चुके हैं। आप इसके बना दें पेयर्स। तो पहले इसको करें, 4 4s are 16, ये आ जाएगा आपके पास 7। अब 4 को डबल करें 8, इसको नीचे उतार लें पूरे पेयर को। अब 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसके साथ यहां पर भी लिखें, यहां पर भी लिखें कि ये सॉल्व हो जाए। तो आप यहां पर अगर 8 लगा दोगे, तो 88 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 704। ये एक तरीकेकार था जिससे हम पेपर पर किसी भी बड़ी वैल्यू का स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं। और पेयर बनाते वक्त हमने ध्यान रखना होता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ आप ये पेयर्स बनाएं। नेक्स्ट है इफ द डैश ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर आपके पास कोई वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल आपके पास है 462, 3 नंबर्स हैं। अगर आप इसके तीनों डिजिट्स को जमा कर लो, तो और वो 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो असल में ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 4 + 6 + 2 ये 12 आता है, और 12 को 3 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इफ द सम ऑफ all digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3। ये डिवीजन का एक रूल है। 10 is the multiple of which number? 10 अपना ही मल्टीपल है, so 10 is the multiple of 10। इसके अलावा 10 2 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। इब्राहिम एंड
मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। अब उनके पास 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस हैं, 60 ट्राइएंगुलर बैंडेजेस हैं और 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस हैं। तो उन्होंने किट्स के अंदर इनको इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है कि उनके पास बाकी कुछ ना बचे। तो और अब आपने इसके लिए क्या करना है, आपने ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है किट्स का जो हम इससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप 30, 60 और 75 की कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे आप इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ सकें। तो 30 की होगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 60 की होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 75 की होगी 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप देख लें कि इनके अंदर कॉमन क्या है। एक तो 3 है जो तीनों में कॉमन है, फिर 5 है जो तीनों में कॉमन है। तो आपके पास इसका HCF आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15 आपके पास आ जाएगा इसका हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर। तो ये आपका राइट आंसर है। 2 times Huma's age added to 3 times Ali's age equals 54 years. The linear equation in 2 variables for this situation is, आपने 2 वेरिएबल लेने, तो हुमा की एज के लिए हम x ले लेते हैं, अली की एज के लिए y ले लेते हैं। तो हुमा की एज का 2 टाइम्स और अली की एज का 3 टाइम्स, अगर आप इसको जमा करें तो आपका आंसर आएगा 54। तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 carpenters can make 6 chairs in 10 days. How many days will be required for 10 carpenters to make 18 chairs? तो ये आपके पास क्वेश्चन है प्रोपोर्शंस का। तो एक तो आपने कारपेंटर्स की रेशियो लेनी है, फिर चेयर्स की लेनी है और फिर डेज की रेशियो लेनी है। अब आपको कारपेंटर्स पता है 6 हैं, चेयर्स भी 6 हैं और दिन 10 हैं। अगर आपके पास कारपेंटर 10 हो, 18 चेयर्स हो, तो कितने दिन लगेंगे? तो इसका हमने रिलेशन देखना है बाकियों के साथ। इसका हम डायरेक्ट रिलेशन लेते हैं। तो हम कहते हैं अगर ज्यादा कारपेंटर होंगे तो थोड़े दिन लगेंगे, थोड़े कारपेंटर होंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। तो इनमें इनवर्स रिलेशन है। अगर इसको आप ऊपर लिख रहे हैं तो इसको नीचे वाला एरो का साइन देंगे। थोड़ी चेयर्स होंगी, थोड़े दिन लगेंगे, ज्यादा चेयर्स होंगी, ज्यादा दिन लगेंगे। तो इसका रिलेशन इसके साथ डायरेक्ट है। हमने इनके एरो सेम डायरेक्शन में लिखे हैं। अब आप इनको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लें। 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई, इसका एरो ऊपर की तरफ है तो 18 को पहले लिखेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10। हमने एरो की डायरेक्शन में लिखना है तो 6 डिवाइडेड बाय 10 लिखा है, 18 डिवाइडेड बाय 6 लिखा है और x डिवाइडेड बाय 10 लिखा है। अब इससे आगे हमने इसे सॉल्व कर लेना है। 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो 10 है हम इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x विल बी इक्वल टू 18। ये 10 नीचे भी डिवाइड हो रहा है, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 को कैंसिल कर देगा और आपके पास आंसर रह जाएगा 18 डेज। तो ये इस तरीके का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 8 जो है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 का क्यूब। ये आपके पास एक परफेक्ट क्यूब है जो 8 है। तो इसी तरीके से हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है और देखना होता है कि वो परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 16 को देखना चाहते हो, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये आपके पास 2 का क्यूब आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन 8 आपके पास परफेक्ट क्यूब था। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ताकि आपके पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए वो क्यूब्स में ही आए। तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 600,125 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम इसी को चेक कर लेते हैं बाकियों को चेक करने की बजाय। तो 6125 को हम चेक करते हैं। हम देखते हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं होता, क्या ये 3 से हो सकता है। तो अभी आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था, आप इसके सारे डिजिट्स को जमा कर लें और फिर 3 से डिवाइड कर लें। तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता तो इसने 3 से भी नहीं होना, 5 से ये हो जाएगा क्योंकि इसके एंड पर 5 है। तो आप इसे कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से।
5 1s are 5। एक्चुअली समटाइम हमें इस तरीके पर जाना ही पड़ता है ताकि कोई मिस्टेक जल्दी में हो ना जाए, और ये बाकी बच गया और ठीक है, ये 1225 आएगा। देखे ना यहाँ पे मिस्टेक होने लगी थी, तो सम टाइम अपने आप को काउंटर चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, ये अब किससे होता है इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास 1 और 4 5 और 5 10, ये भी 3 से अगेन नहीं होना, तो फिर 5 से ही होगा। तो ये आपके पास है 5 2 10, 2 इसके साथ कैरी होकर 22 हो गया, 5 4 20, 2 इसके साथ, तो ये 245 हो गया। फिर 5 से करके देखते हैं, तो 5 4 20 और 5 9 45। अच्छा, फिर 7 7 49, 7 1 7, तो ये 5 का क्यूब बन गया, लेकिन ये 7 का क्यूब नहीं बन सका, तो ये आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। आपके पास सारे प्राइम फैक्टर्स के क्यूब बनेंगे तो परफेक्ट क्यूब होगा। हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सेट एक्स। अब आपके पास सेट एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? ये 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 5। तो अगर हमने ये देखना हो कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हम 2 की वो पावर ले लेते हैं। तो x हमारे पास, यानी कि इसके एलिमेंट्स की तादाद 5 है, तो इसके टोटल 32 सबसेट्स आपके पास बन सकते हैं। देयर आर 2 नंबर सच दैट, कोई से 2 नंबर है और वो इस तरह है कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स द सेकंड नंबर इज 53। और इसी तरह डिफरेंस अगर हम देखें, 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 2। अब आपने इसे सॉल्व करना है और सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आप इसमें से x की वैल्यू बना लें। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल इसमें बन जाती है 53 माइनस 3y, क्योंकि आप ये 3y को इधर ले आओगे। तो अब आपने इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू है 53 माइनस 3y, और ये माइनस 2y एज इट इज आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 212, माइनस 3y को 4 से करें तो माइनस 12y, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अच्छा, माइनस 12y और माइनस 2y हो जाएगा माइनस 14y। वो जो 212 है वो इधर आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस 14y विल बी इक्वल टू माइनस 210। अब इससे आगे आप इसे सॉल्व करें, माइनस के साइन दोनों साइडों पे हो जाएंगे खत्म। 14 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब आपने 210 को जब 14 से डिवाइड करना है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 15। अगर आप यहां पर इसे डायरेक्टली करके देखना चाहते हैं तो 2 7s are 14, और ये 37s are 210, और 2 15s are 30, तो 15 इज योर राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आई एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस आई। तो हमने z1 मल्टीप्लाई z2 मालूम करना है, तो अब 2 माइनस आई को मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस आई के साथ। तो जब आप इसको करोगे तो पहले 2 को अपने 3 माइनस आई से करना है, फिर माइनस आई को 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को माइनस आई से करेंगे माइनस 2i, माइनस आई को 3 से करेंगे माइनस 3i, और माइनस माइनस प्लस, और ये i का स्क्वायर। अब हमें पता है कि i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। i स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1, तो हम यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 6, माइनस 2i और माइनस 3i को जमा कर देंगे -5i, और यहां पे हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो क्या होगी -1। तो 6 -1 हो जाएगा 5, और 5 माइनस 5i, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ log x 0.09 इज इक्वल टू 2, तो हमें पता है कि अगर हम इसको लोगार्थम से हटाकर लिखेंगे तो x की ये वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.09। यानी कि लोगार्थमिक वैल्यू को जब आप सिंपल वैल्यू में लिखते हैं तो कुछ इस पैटर्न में लिखते हैं, क्योंकि यहां पे आपके पास फार्मूला लग रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास log a b इज इक्वल टू c है, तो ये असल में a की पावर c इज इक्वल टू b काउंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने x का स्क्वायर खत्म करना है, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x आता है 0.09 का 0.3 आता है, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर
-27 प्लस के इक्वल टू 0, ये आपके पास एक इक्वेशन है और ये इसकी रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 7। पहली बात तो ये है कि आप एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां पर a की वैल्यू लिखी हुई है 9, b की वैल्यू लिखी हुई है -27 और c की वैल्यू लिखी हुई है k। अब आपको सम और प्रोडक्ट का रूल पता होना चाहिए कि सम इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। माइनस बी की वैल्यू है -27, ए की वैल्यू है 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 3। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ रही है सम की वो 3 आ रही है। अगर आपने इनका प्रोडक्ट निकालनी है तो प्रोडक्ट का फार्मूला था c डिवाइडेड बाय a, यानी कि k डिवाइडेड बाय a। अब हमने इन वैल्यूज को यूज करना है और हमने इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये वैल्यूज निकाल ली अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों रूट्स की। आपके पास सम है तो सम आपने दोनों रूट्स का निकालना होता है ना, तो जब आप कहते हो सम इज इक्वल टू 3 तो वो एक्चुअली है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। प्रोडक्ट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 9, तो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है इट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 9। अब आगे हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। हमने मालूम करना 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा अभी आपने मालूम किया वो है 3, तो आप कह लो कि बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा। तो इसके अंदर बीटा क्या वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी के अंदर चाहे या वो प्रोडक्ट वाले के अंदर चाहे चल के वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो अल्फा और बीटा की प्रोडक्ट बराबर है k डिवाइडेड बाय 9। अब k डिवाइडेड बाय 9 बराबर है अल्फा की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 8 डिवाइडेड बाय 9। तो k डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9 दोनों साइडों पे कैंसिल कर दें तो k विल बी इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत तलब है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की सम का और प्रोडक्ट का, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है और ये हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। इन एजुकेशन विच फील्ड इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ थॉट्स एंड कंसर्न्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स के थॉट्स और कंसर्न्स को स्टडी करने को हम साइकोलॉजी कहते हैं। एजुकेशन में जो मेंटल एबिलिटीज हैं जिस तरह के लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग और थिंकिंग है, ये चेंज करती हैं हमारे फिजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स को। तो इसको हम किस तरह की डेवलपमेंट कहते हैं, इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। When a previously neutral stimulus begins to evoke a response that is not naturally associated with it, this phenomena is called, इसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। यानी कि एक न्यूट्रल फिनोमिना है और वो आपके नेचुरल फिनोमिना के साथ लिंक होना शुरू हो जाता है। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल ये पावलोव ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि जब आप सीटी बजाकर डॉग को बुलाते हैं तो और उसे आने पर खाना दे देंगे तो वो अगली दफा जब भी आप सीटी बजाएंगे वो राल टपकाता हुआ आएगा। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि आपने रिंगिंग ऑफ बेल को या सीटी बजाने को लिंक कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है खाना देने से। विच प्रोसेस occurs when new information is integrated into existing knowledge and handled through established behavior। तो आपके पास पहले से नॉलेज है, आप उसके अंदर नई इंफॉर्मेशन ऐड करके एस्टेब्लिश्ड बिहेवियर को हैंडल करते हैं, तो इसको असिमिलेशन कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोरियर सर्विसेज कौन रन कर रहा है? तो प्राइवेट कंपनीज अब बहुत आगे निकल गई हैं और एक से ज्यादा कंपनीज हैं और वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से कई गुना ज्यादा काम कर रही हैं। तो ज्यादातर जो चीजों की मूवमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू हो रही है, जिस तरह के टीसीएस है, लेपर्ड है और बहुत सारी कंपनीज है। पाकिस्तान हैज बीन इलेक्टेड एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ विच यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है, यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बात अब्राहम लिंकन ने कही थी। What was the original purpose of pyramids in Egypt? इजिप्ट में जो अहरामे मिस्र हैं उनका असल मकसद क्या था? तो वो हमारे पास टॉम्स हैं फेरोज के। दैट इज आवर राइट आंसर। दे आर टॉम्स फॉर फेरोज। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स नहीं है, फेरोज के टॉम्स हैं, फिरौन के वो मकबरे हैं।
When did फातिमा जिन्ना become the head of the women's wing of All India Muslim League? तो 1938 में फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वीमेन विंग की हेड बन गई थी। Which ministry was सरदार निश्तर अपॉइंटेड टू इन 1946? एक्चुअली सरदार अब्दुल रब निश्तर को कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री दी गई थी, जो यहां पर ऑप्शंस में नहीं है। तो यहां पर जो हेल्थ बहुत सारी जगहों पर ठीक किया गया है, ये हेल्थ की मिनिस्ट्री असल में गजनफर अली खान को दी गई थी। तो ये 1946 में सरदार अब्दुल रब की जो मिनिस्ट्री थी वो कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री थी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग इंक्रोचमेंट्स फ्रॉम पब्लिक रोड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कैटल मार्केट्स एंड लोकल फेयर्स? तो ये सारे काम के नाजायज तजावजात को खत्म करना और मवेशियों के मार्केट बनाना और मुकामी मेले, तो ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। विच एम्पायर हैड कंट्रोल ओवर गंदारा फ्रॉम 486 बिफोर कॉमन एरा टू 522 बिफोर कॉमन एरा? तो इस सारे दौर में गंदारा पर किस एम्पायर का कंट्रोल था? तो ईरानियन एम्पायर या पर्शियन एम्पायर, ये हमारा राइट आंसर होगा। हु इज ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा जो उसकी प्रीचिंग है या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन पर काम किया था महावीरा ने, तो इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। What significant change did the British make to Mughal coins अंडर अकबर टू? तो मुगलों के जो सिक्के थे उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चेंजेस की वो था कि पर्शियन टेक्स्ट को खत्म किया जाए, रिमूव किया जाए, ताकि मुगल गवर्नमेंट का जो पीछे इस्लामी हुकूमतें हैं दूसरी, उनके साथ जो लिंक है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए। विच पार्ट ऑफ द सेल इज नॉट प्रेजेंट इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स? एनिमल्स और प्लांट्स के सेल्स में सेल वॉल का डिफरेंस होता है, जो कि प्लांट सेल्स में तो होती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होती। तो यहां पर पार्ट 1 की डिस्कशन कंप्लीट होती है, जबकि पार्ट 2 और पार्ट 3 की डिस्कशन इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी और आपको यूट्यूब चैनल पर 3 पार्ट्स में ये मुकम्मल पेपर अवेलेबल होगा। मैं अगेन बताता चलूं कि जिन स्टूडेंट्स का भी पेपर होना है और वो हेल्पिंग मटेरियल के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।